Hello, dear students. I'm back with the new topic membership of a company. In this video lecture, students will be able to know about members of a company, who may be members of a company, what are the different ways of becoming a member of a company, and what are the ways through which members can be terminated. So, firstly, I'm going to tell you about members of a company. कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? सदस्य। जनरल लैंग्वेज में या जनरल टर्मिनोलॉजी में एक कॉमन लेमैन के लिए मेंबर का मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। वो मेंबर्स को या जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारक हैं, एक्चुअल में कंपनी के वास्तविक जो ओनर है उन्हें माना जाता है और उनसे ही हम कहते हैं कि कंपनी बनी है। बट सदस्य को कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में एक्सप्लेन किया गया है। कंपनी का मेंबर कंपनी के ओनर्स में से वो लोग हैं, आई मीन टू से कि कंपनी के उन सब शेयर होल्डर्स में से वो लोग मेंबर हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिस्टेड है। दैट मीन्स कि मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स में डिफरेंस है। सारे के सारे मेंबर्स शेयर होल्डर नहीं होते और सारे के सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते। मेंबर्स ही हैं वो जो कंपनी के डायरेक्टर्स को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं ताकि कंपनी सक्सेसफुली रन हो सके। शेयर होल्डर अंशधारक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है और उसे होल्ड करके रखता है। कंपनी की शेयर कैपिटल होनी चाहिए अगर कंपनी का वो शेयर होल्डर बनना चाहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है कि मेंबर ऐसे भी कंपनी में बना जा सकता है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है और शेयर होल्डर बनने के लिए कंपनी के पास शेयर कैपिटल होनी अनिवार्य है। जैसा मैंने पहले बताया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मेंबर। ये सेक्शन सदस्य को परिभाषित करता है कि जिसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्षद अंतर नियम, यानी कि पार्षद अंतर नियम में जब वो क्लोजेस लिखे जाते हैं, उन क्लोजेस के ऊपर अगर ये लोग साइन करते हैं तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर माना जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपनी का तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उन सिग्नेटरीज के नाम दर्ज हो जाएंगे जिससे वो कंपनी के लॉफुल मेंबर बन जाएंगे। या कोई और पर्सन जिसने एमओए पर साइन नहीं किए, बट कोई और पर्सन अगर राइटिंग में ये एग्री करता है कि मैं कंपनी का मेंबर बनने को तैयार हूँ और कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम दर्ज हो जाता है तो वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। और थर्ड सिचुएशन कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं पर्सन के पास और उसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियल ओनर के तौर पर दर्ज है तो भी वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा। डिपॉजिटरी में बेनिफिशियल ओनर जिस भी नाम से है, यानी कि डिपॉजिटरी जो हम स्टडी करते हैं एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, अगर उन डिपॉजिटरीज में से उस शेयर होल्डर का नाम डिपॉजिटरी के पास दर्ज है तो वो बेनिफिशियल ओनर के नाम से जाना जाता है और जो वहां पे नाम दर्ज है वही कंपनी का मेंबर कहलाता है। सो हु कैन बी अ मेंबर इन अ कंपनी? कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है? माइनर
का मेंबर बनने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंडीशन है कि कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं देन दे कैन ओनली बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी। यानी कि एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ही शुड नॉट बी माइनर, वो अवयस्क नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब कि वो 18 ईयर्स से बिलो एज का ना हो, क्योंकि माइनर को अगर कंपनी अपना मेंबर बनाती है देन दे कैन नॉट बी मेड लाइबल टू पे एनी कॉल्स रिमेनिंग अनपेड। यानी कि अगर वो शेयर कॉल मनी पे नहीं करते हैं तो कंपनी उनको लाइबल नहीं ठहरा सकती कि आपको ये जो अनपेड पार्ट है वो आपको पे करना होगा। सेकंड कि अगर वो गार्डियन के थ्रू कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी गार्डियन को भी कंपेल नहीं कर सकती कि जो माइनर के पास शेयर्स हैं उसकी अनपेड मनी आपको पे करनी होगी। थर्ड थिंग ये होता है कि माइनर कभी भी अपनी अलॉटमेंट जो शेयर्स की हुई है वो उसे कभी भी रेपुडिएट कर सकता है, यानी कि वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है क्योंकि इनकम्पिटेंट है। वाइस वर्सा भी ट्रू है, कंपनी माइनर के साथ अलॉटमेंट को कभी भी रेपुडिएट कर सकती है। तो माइनर ने जितना मनी कंपनी को पे किया होगा माइनर क्लेम कर सकता है कि कंपनी से जो पेड वैल्यू ऑफ शेयर है वो से डिमांड करे। अगर मेजोरिटी अटेन करने के बाद हम कहें कि माइनर कंपनी का मेंबर बन जाएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि मेजोरिटी अटेन करने के बाद माइनर ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। बट एक कंडीशन होगी, अगर वो मेजोरिटी अटेन करने के बाद माइनर कुछ ऐसा करता है जिससे लगे कि उसने कंपनी की मेंबरशिप एक्सेप्ट की है, लाइक कि वो कंपनी की मीटिंग को अटेंड करता है, कंपनी की मीटिंग में वोट देता है, तो हम माइनर को कंपनी का मेंबर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी बोल सकते हैं। सेकेंड इज कंपनी। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बिल्कुल इसका अस्तित्व इसके मेंबर से अलग होता है, इसलिए कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। पर इसके लिए स्पेसिफिकली कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि ये कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। एक एक्सेप्शन है कि एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। सेक्शन 19 कंपनीज एक्ट 2013 का इस बारे में बात करता है। थर्ड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल पर्सन है, इसके पास पावर है कि ये अपने पास प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कंपनी का एक मेंबर भी बन सकते हैं। एक सोसाइटी जब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर हो जाती है तो वो कंपनी की मेंबर बनने योग्य हो जाती है। फोर्थ इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन अगर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड है then it becomes a legal entity, so प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट इसे मिल जाता है, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन कंपनी की मेंबर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म, फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है, क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के नाम से नहीं होती बल्कि प्रॉपर्टी पार्टनर्स के नाम में खरीदी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो इसलिए फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक ही सिचुएशन में कंपनी की मेंबर बनेगी जिन कंपनीज के पास लाइसेंस है अंडर सेक्शन 8, यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज हैं वो विच आर मेड फॉर चैरिटेबल पर्पस, विच आर मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। और एक और चॉइस है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, एलएलपी है, तो वो पार्टनरशिप एलएलपी फर्म दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट इज
एच कोई सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, इसलिए ये अपने नाम से कभी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट इज आल्सो नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन, तो इसलिए इसके ये भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। जॉइंट होल्डर्स। Joint holders means two or more persons are holding the shares in a company. So yes, they can become member in a company, but कंपनी का मेंबर बनेंगे तो ये जॉइंट नेम में ही उन शेयर्स को खरीदते होंगे, तो जॉइंट होल्डर्स कंपनी का मेंबर। फॉरनर कंपनी का मेंबर बन सकता है, बट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद ही बन सकता है। इन केस ऑफ अ वार विद द फॉरेन कंट्री, और अगर हम कहें कि उस टाइम पीरियड में वो फॉरनर एलियन कंट्री से बिलोंग करता होगा, देन फॉरनर उस कंपनी के मेंबरशिप राइट्स को उस टाइम बिंग के अंदर एनफोर्स नहीं कर सकता। बट इन अदर सिचुएशंस कंपनी कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर उसे कंपनी का मेंबर बनना है तो फेमा रेगुलेशंस को पूरा करने के बाद वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। Government can become a member in a body corporate, whether it is central government or state government. इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट यानी कि जिस पर्सन का जो दिवालिया हो गया हो, तो इंसॉल्वेंट पर्सन के शेयर वैसे तो ऑफिशियल रिसीवर के हैंड्स में होते हैं। ही may continue as a member until his shares are sold by official receiver or official assignee, यानी कि जब तक इंसॉल्वेंट के शेयर्स को सेल नहीं करता है ऑफिशियल रिसीवर, तब तक वो कंपनी का मेंबर कंटिन्यू करता रहेगा। और जब इंसॉल्वेंट के जो शेयर्स हैं उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। So what are the different modes of acquiring membership? The first method is by subscribing to MOA. अगर कंपनी का कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है तो वो कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर सकता है यहाँ पर। फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही वो मेमोरेंडम पर साइन करेगा तो वो मान लिया जाएगा कि कंपनी का मेंबर है, और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी उसे उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज करवाना होगा और वो मेंबरशिप को एक्वायर कर लेगा। सेकेंड मेथड इज by agreeing to take qualification shares। तो सेक्शन 266 ऑफ कंपनीज एक्ट कहते हैं कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो रजिस्ट्रार को एक रिटन अंडरटेकिंग दे दे कि मैं क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए एग्री करता हूँ और कंपनी का वो मेंबर बनने के लिए उन क्वालिफिकेशन शेयर्स को लेकर उसकी पेमेंट करने को तैयार हूँ, और वो सेम पोजीशन में इस तरीके से फिर कंपनी उसे ट्रीट करेगी जैसे कि उस पर्सन ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किए हैं। यानी कि कोई भी पर्सन अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स सेक्शन 266 के अकॉर्डिंग एक्वायर करने को राजी हो जाए और उसकी पेमेंट करने के लिए राजी हो जाए, एग्रीमेंट कर ले, रिटर्न एग्रीमेंट, तो कंपनी उस पर्सन को कंपनी का मेंबर बना देगी। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, तो किस सेम वे में वो ट्रांसफ़र की जाएगी जैसा कि कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होगा पार्षद अंतर नियमों में। जब एक पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने का राइट रखता है, तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र रजिस्टर हो जाएगा तो न्यू पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। फोर्थ मेथड इज बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है बाय एन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स टू द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। यानी कि पर्सन कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करे,
कंपनी अलॉटमेंट लेटर इशू कर दे, फर्दर शेयर्स को अलॉट कर दे, यानी कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो जाए कंपनी की तरफ से, तो उस शेयर होल्डर का नाम वैलिड अलॉटमेंट के बाद कंपनी अगर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करती है तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अनदर मेथड इज बाय सक्सेशन। सक्सेशन के बेसिस पर जैसे ही सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आधार बनता है तो जो पर्सन मर गया उसका उत्तराधिकारी यानी कि लीगल है वो पर्सन कंपनी का मेंबर बनने का राइट ऑब्टेन कर लेगा। कंपनी सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेस पर उस लीगल हेयर का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करेगी जिससे वो न्यू पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाएगा। एंड लास्ट वे इज बाय एस्टोपल। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर ऐसा परमिट करेगा कंपनी को कि वो कंपनी का मेंबर, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम दर्ज कर दिया जाए या वो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर ले, तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर बाय एस्टोपल कहलाएगा। नेक्स्ट कम्स टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। जो पर्सन कंपनी का मेंबर है उसकी मेंबरशिप को, उसकी सदस्यता को कैसे ख़त्म किया जाए, तो दो वेज हैं, वॉलंटरी टर्मिनेशन एंड कंपल्सरी टर्मिनेशन। यानी कि वो अपनी इच्छा से ही टर्मिनेट हो जाए या फिर उसे किया जाए कोर्ट के थ्रू, या फिर कंपनी ही डिसॉल्व हो रही है या उस पर्सन की डेथ हो गई है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कुछ वेज हैं जहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप इज़ पॉसिबल। तो फर्स्ट इज वॉलंटरी टर्मिनेशन, अपनी इच्छा से टर्मिनेट होना। तो जो पर्सन कंपनी का मेंबर है अगर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है टू अनदर पर्सन और अनदर पर्सन अपने न्यू शेयर्स को अगर वो ट्रांसफ़र डीड के थ्रू रजिस्टर करा लेता है कंपनी के पास और अपना नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज करवा लेता है, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि जिसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं उस हस्तांतरणकर्ता की मेंबरशिप उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर कंपनी किसी मेंबर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो वो पर्सन अब कंपनी के मेंबरशिप राइट्स को खो देता है। अगर सरेंडर ऑफ शेयर्स पॉसिबल है, यानी कि कंपनी अगर किसी कंपनी के मेंबर को अगर वो परमिट करती है कि आप अपने शेयर्स हमें सरेंडर कर दीजिए और थ्रू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो वैलिड सरेंडर के केस में भी उस कंपनी की मेंबरशिप से उसे हटा दिया जाएगा। कई बार होता है कि पर्सन कंपनी का मेंबर अपनी शेयर मनी शेयर्स को कंपनी के पोजेशन में दे के रखता है, तो अगर कंपनी उन शेयर्स को के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर दे तो भी कंपनी का मेंबर कि उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। अगर किसी पर्सन को जो कंपनी का मेंबर है अगर उसे कंपनी शेयर वारंट्स इशू कर देती है तो शेयर वारंट्स इशू होते ही कंपनी के मेंबरशिप से उसे हटा दिया जाएगा। अगर जो कंपनी का मेंबर है उसके पास अगर शेयर्स हैं और वो शेयर्स रिडीमेबल शेयर्स हैं तो रिडेम्पशन होते ही यानी कि मैच्योरिटी डेट आते ही कंपनी की मेंबरशिप उसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सिमिलर वे में कंपनी अगर अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है तो वो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। या कोई पर्सन कंपनी के पास अप्लाई करता है कंपनी शेयर्स के लिए, कंपनी अलॉट भी करती है बट इरेगुलरिटी है अलॉटमेंट, यानी कि फिक्स्ड पीरियड के अंदर नहीं होती है अलॉटमेंट मनी जो है वो कंपनी यूज़ नहीं कर पा रही है प्रॉपर वे में और फर्दर अलॉटमेंट के लेटर्स इशू नहीं कर पाती है टाइमली, तो कुछ ऐसे केसेस के अंदर कंपनी का वो पर्सन वॉलंटरी टर्मिनेट हो सकता है या फिर वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। कंपल्सरी टर्मिनेशन के अंदर वो अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो जब तक लीगल हेयर उसका जो है अगर वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम दर्ज करा लेगा तो कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाएगा उस इंसॉल्वेंट पर्सन का। अगर ऑर्डर कोर्ट कर देता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स को
इस मेंबर के शेयर को एक्वायर कर लीजिए, तो फिर वो पर्सन कंपनी की मेंबरशिप से हट जाएगा। कंपनी डिसॉल्व होती है तो उस केस के अंदर कंपनी की मेंबरशिप जिन पर्सन्स के पास है वो कंपल्सरी टर्मिनेट हो जाएगी, या वो पर्सन मर गया है तो उस सिचुएशन में जो उसका लीगल है होगा वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा आफ्टर लिस्टिंग देयर हिज नेम इन कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट important thing is, what is the difference between a member and a shareholder? तो यहाँ पर कुछ बेसिस मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि एक शेयर होल्डर जो रजिस्टर्ड होगा, यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम होगा वही शेयर होल्डर मेंबर बनेगा। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रजिस्टर्ड मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर बने, यानी कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। कंपनी का वो पर्सन कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तब भी कंपनी का मेंबर बन सकता है, वाइल अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर बनना चाहता है तो ये मस्ट है कि कंपनी के पास शेयर्स होने चाहिए, यानी कि कंपनी विद शेयर कैपिटल हो। जब कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाएगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का मेंबर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करे। शेयर होल्डर के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर रहेगा, चाहे उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आए या ना आए, यानी कि वो शेयर होल्डर तो रहेगा आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट मेंबर बनने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर वारंट होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं होगा क्योंकि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा आफ्टर इशू ऑफ शेयर वारंट। एक पर्सन जिसके पास शेयर वारंट है वो शेयर होल्डर कहलाएगा, ना कि मेंबर। एक पर्सन जो एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, अगर उसने सब्सक्राइब किया है तो वो उसी वक्त कंपनी का मेंबर बन जाएगा। जबकि शेयर होल्डर वो तब बनेगा जब उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि वो मेंबर फर्स्ट बन जाएगा और सेकंड नंबर पे वो शेयर होल्डर तब कहलाएगा जब उसको शेयर्स अलॉट होंगे। यानी कि मेंबरशिप जो है कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले भी पॉसिबल है, बट शेयर होल्डर बनना ये सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद पॉसिबल है। शेयर ट्रांसफ़र के केस में जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक पर्सन मेंबर तब तक रहेगा जब तक कि ट्रांसफरी के नाम से रजिस्टर्ड ना हो जाए, और एक पर्सन जिसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो वो उसी वक्त डेट ऑफ ट्रांसफ़र से ही वो शेयर होल्डर सीज हो जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा वो पर्सन जिसने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए। बट वो अगर मेंबर भी है तो कंपनी का मेंबर तब तक रहेगा जब तक कि नया पर्सन जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, यानी कि ट्रांसफरी है जो, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर ना किया जाए। मेंबर्स कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, शेयर होल्डर्स हर कंपनी के लिए होने ज़रूरी नहीं हैं। नाउ कम्स व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ मेंबर। कंपनी के मेंबर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर किया हुआ है तो वो शेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम दर्ज किया जाए। शेयर सिक्योरिटीज़ उनकी जो है ट्रांसफ़र करने का वो मेंबर अपने पास अधिकार रखते हैं। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है या कंपनीज एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उस रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के ही सदस्य अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेंबर्स को पूरा अधिकार है कि वो जनरल मीटिंग्स का नोटिस रिसीव करें, उसे अटेंड करें, उसके ऊपर वोट दें। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का डिविडेंड यानी कि लाभांश अगर वो आउट ऑफ कैपिटल पे कर रहे हैं तो उन डायरेक्टर्स के उन एक्शन के ऊपर इंजंक्शन लिया जा सकता है, और वो कैसे लिया जा सकता है, कोर्ट के पास अप्लाई करके। तो इसका अधिकार भी सदस्य के पास है। सिमिलरली जो सदस्य हैं वो कंपनी के रजिस्टर्स को, इंडेक्स को, सूची को, एनुअल रिटर्न को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। उनके पास फर्स्ट राइट होगा अगर कंपनी राइट इशू करती है, यानी कि फर्दर इशू ऑफ शेयर्स किया जाता है। उन सदस्यों के पास अधिकार होगा कि वो अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के अधिकारों के अंदर कोई
परिवर्तन ला रही है तो कोर्ट के पास कोई भी मेंबर अप्रोच कर सकता है कि इसे स्टॉप किया जाए। सिमिलरली मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो स्पेशल नोटिस दे सकते हैं टू मूव अ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। उनके पास अधिकार है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाए। सदस्यों के पास अधिकार है वोटिंग का जनरल मीटिंग के अंदर। उनके पास अधिकार है कि वो वोटिंग पोस्टल बैलेट से भी दे सकते हैं, ई मोड में भी दे सकते हैं। सदस्यों के पास अधिकार है कि वो मिनट्स की कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स। लास्ट इज कि सदस्यों के पास अधिकार है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच कर सकते हैं अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने में डिफॉल्ट करती है। नाउ कम्स व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर। डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितनी कॉल मनी का वो शेयर होगा तो उतनी मनी ही सिर्फ उस पर्टिकुलर मेंबर से कॉल की जा सकती है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी के मेंबर ने इन केस ऑफ वाइंडिंग अप जो गारंटी दी हुई है कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन कंपनी के पास आती है तो उतनी अमाउंट ही उस मेंबर से कॉल की जा सकती है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज पे है तो क्रेडिटर्स की पेमेंट जो होगी वो फर्स्ट होगी और मेंबर्स उसके लिए लाइबल रहेंगे, चाहे उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पैसा देना पड़े। So it all depends upon the type of the company. So till now we have studied two important questions. First is who may be member of a company? What are the different modes of acquiring membership of a company and what are the different modes of termination of membership? Second question is what are the different rights and liabilities of a member? तो दोनों ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ कंसंट्रेट करें और उसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई रिलेटेड क्वेरी होगी तो मुझे ईमेल आईडी पर संपर्क करें। थैंक यू।